नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार अपने संविधान संशोधन के बयान पर घिर चुके हैं। मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर उन्होंने संविधान में बदलाव की बात कही थी। अब उसी बयान पर कर्नाटक से लेकर संसद तक हंगामा मचा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कांग्रेस पार्टी मुस्लिम आरक्षण के लिए बाबा साहेब के बनाए संविधान को क्यों बदलना चाहती है। कांग्रेस के अध्यक्ष, जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, उनको जवाब देना चाहिए। संसद में जमकर हंगामा हुआ। वहीं केरल में भी बीजेपी ने लेफ्ट और कांग्रेस की घेराबंदी कर ली है। बीजेपी ने राजीव चंद्रशेखर को केरल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। वहीं 2005 में बीजेपी वर्कर की हुई मौत के मामले में अदालत ने सीएम पिनरई विजयन के सचिव के भाई समेत 9 सीपीएम कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया। तो कैसे कर्नाटक पर फंस गए राहुल गांधी और क्या है केरल पर बीजेपी की रणनीति, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मुस्लिम आरक्षण पर डीके शिव कुमार का जो बयान आया है वो कितना भारी पड़ने वाला है कांग्रेस पर? देखिए, आपने कांग्रेस पार्टी को सेल्फ गोल का एक्सपर्ट बना दिया है। राहुल गांधी ने सेल्फ गोल करने में एक्सपर्ट है। आपने एक तो संविधान को बर्बाद किया, संविधान को बदला। भाई, संविधान बदलना क्या होता है? जो चीज संविधान में नहीं है वो आपने कानून पास कर दिया। कानून पास कर दिया आपने, तो संविधान को तो आपने बदल ही दिया जी। ये नहीं कि इधर उधर कानून आपने पास किया कि 4% मुसलमानों को आप नहीं दे सकते, धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। और उसके बाद आप कह भी दे रहे हो। वो पता नहीं क्या मूड था उनका, किस मूड में थे, मुंह से सच्चाई निकल गई। उन्होंने कह दिया कि भाई तो हमको मालूम है सुप्रीम कोर्ट जाएगा, फिर देखेंगे। मैंने मुसलमानों को टोपी पहना रहे हो, ये आप भी जान रहे हो, तो क्यों किया ऐसा काम? बजट में भी मुसलमानों के लिए आपने पूरा खजाना खोल दिया। 1000 करोड़ रुपए देकर के आप मुस्लिम कॉलोनीज बनाओगे, मुस्लिम कॉलोनीज बनेगी। 100 करोड़ रुपए देकर के उर्दू, ये कांग्रेसी चट्टे बट्टे वहां पे आंदोलन करते हैं कि भाई कन्नडिगा बोलो, हिंदी बोलने वालों की पिटाई होती है, और वो बजट में वहां डाल रहे हो कि उर्दू की बढ़ोतरी के लिए 100 करोड़ रुपए, है ना। लड़की, मुस्लिम लड़की के लिए स्कूल, हॉस्टल, हिंदू लड़की जो है वो सड़क के फुटपाथ पे रहेगी। ये तो 10-12 इस तरह की चीजें इन लोगों ने की। मुस्लिम लड़कियां जूडो कराटे सीखेगी, सेल्फ डिफेंस का कोर्स होगा मुस्लिम लड़कियों के लिए। हिंदू लड़कियां नहीं, वो अब्दुल का शिकार होगी। ये तमाशा कर रही है लोग। क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं, ये सेकुलरिज्म का भांग है ना। सेकुलरिज्म नाम का एक अफीम जो इन लोगों ने चाटा हुआ है। किस लिए? क्योंकि वो वोट चाहिए। कांग्रेस पार्टी से भी बड़ी एक सेकुलर पार्टी थी कर्नाटक के अंदर में, जिसका नाम है जेडीएस। उसका नाम ही है जनता दल सेकुलर। और वो ये रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन, वो रिजर्वेशन। भाई, मुसलमान किसी के नहीं है, किसी के नहीं है। कारण क्या हुआ? ये कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई के साथ हाथ मिलाया, एसडीपीआई के साथ हाथ मिलाया, और उनके एक नेता है नासिर हुसैन, उन्होंने सारे मौलवी मौलाना को वहां पे सेट किया, जिसका उनको फायदा ये हुआ, वो गए वहां, राज्यसभा उनको दिया गया, और आपने मुसलमानों को जेडीएस से हटा करके अपनी तरफ ले लिया। किया ना। तो ये वोट बैंक आ गया, वोट मिल रहा है, तो पीएफआई वाला जो दबाव है, जो प्रेशर है, वही एक्ट कर रहा है। ये कोई, ये नहीं कि अचानक से मुस्लिम प्रेम जाग गया। ये बकवास किसी और के लिए है। और जेडीएस को अब समझ में आ गया कि भाई मुसलमान हमारे साथ नहीं है। देखिए, जेडीएस बीजेपी के साथ आ गई जी, बीजेपी के साथ आ गए। मुसलमान वोट नहीं करेगा, तो रो रो करके वो बोल रहा है, वो देवगौड़ा का बेटा, कि भाई ये तो मुसलमान लोग गद्दार होता है। अभी सब भाषण हुई। ये बिहार में टोपी पहन करके रमजान क्या इफ्तार पार्टी कर रहे हैं ना, है, चम्मच से सब इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, है ना। ये
और उनकी ही पार्टी के लोग करें, मैं मुसलमानों को काम नहीं करेंगे। कहीं ईवीएम खुलता है, मालूम चलता है मुसलमान वोट ही नहीं करते। तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। ये दरअसल ये सारी चीज़ें करके आप भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हैं कि वो हिंदुओं को मोबिलाइज कर ले। इलेक्शन पोलराइज होगा। अब देखिए, चुनाव तो जीते कांग्रेस पार्टी, लेकिन उन भगवाधारी है ना, अलग अलग कास्ट के जो वहाँ पे संत महोदय लोग कांग्रेस की प्रचार कर रहे थे, उसकी दलाली कर रहे थे, अब ये लोग, इनका मुंह काला हो गया है। कर्नाटक के अंदर में तो लिंगायत गुरु हैं, तो ये है भोकालिंगा समुदाय का वो संत महात्मा, ये तमाम, ये सब आज पब्लिक में निकल नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हुई। तो इससे तो बीजेपी को ये जो लग रहा है कि कोई 30 मार खान जो है काम कर दिया कांग्रेस ने, इससे बीजेपी को ही अल्टीमेटली फायदा होगा। बिल्कुल बीजेपी को फायदा होगा, और वो दिख भी रहा है। जो संविधान की किताब राहुल गांधी लेकर घूमते हैं, वो खुद ही अब इसमें फंस गए। तो फंसना और फंसाना जो राहुल गांधी कर रहे थे, डीके शिव कुमार क्या कर रहे हैं जी? अगर आप भी बोल रही हैं कि राहुल गांधी इसमें फंस गए, और फंसाया किसने? डीके शिव कुमार ने जी। और डीके शिव कुमार इस बीच जो पिछले 1 महीने से कर्नाटक की राजनीति में जो भी काम कर रहे हैं, वो कांग्रेस के सपोर्ट में तो नहीं कर रहे। अभी तक वो जब सात गुरु के आश्रम में गए, वो भी कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं था, कांग्रेसी उससे बिलक गए। उन्होंने कहा हम हिंदू घर में पैदा हुए हैं और मरेंगे भी हिंदू ही, हिंदुत्व हमारे अंदर है, हिंदुत्व से हमें कोई नहीं डिगा सकता। ये कांग्रेस के फेवर में नहीं था, और इसीलिए कांग्रेस के कुछ नेता उनसे चिढ़े भी, राहुल गांधी तक शिकायत की गई। उसके बाद वो महाकुंभ में जाते हैं और योगी आदित्यनाथ की सराहना करके आते हैं, और ये भी कहते हैं कि जो इन लोगों ने भगदड़ में भगदड़ मचा रखा था, उसके खिलाफ भी बोलते हैं कि इतने बड़े आयोजन में ये घटनाएं होती है तो उसमें प्रशासन और सरकार की पूरी जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने रेलवे के ऊपर भी कहा कि जब इतने ज़्यादा लोग, करोड़ों में लोग जा रहे हैं तो थोड़ी समस्याएं होगी, लेकिन जो आयोजन किया गया वो अब तक का सर्वश्रेष्ठ था। ये कांग्रेस के खिलाफ ही था, और अभी तक जो वो कर रहे हैं वो कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं। मतलब संविधान की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। और डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम की कोई औकात नहीं होती। अगर इतनी बड़ी औकात होती तो वो सिद्धारमैया को रिप्लेस करके खुद सीएम बनने की कोशिश नहीं करते। तो डिप्टी सीएम की कोई औकात नहीं है। फिर आप किस अथॉरिटी के आधार पर कह रहे हो कि हम मुसलमानों के रिजर्वेशन देने के लिए संविधान को बदल सकते हैं? ऐसे स्टेट में संविधान नहीं बदले जा सकते, ये तो पार्लियामेंट में बदले जा सकते हैं। और आपने इशारा कर दिया पार्लियामेंट में हंगामा हो इसके लिए। भारतीय जनता पार्टी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाए, और बड़ा मुद्दा बनाए इसका मतलब है कि सिर्फ कर्नाटक में बात नहीं होगी, अब पूरे हिंदुस्तान में बात होगी। एक जगह से चलता हुआ प्रधानमंत्री मोदी ने मुद्दा उठाया था 2024 के चुनाव में, और कहा कि ये लोग क्या कर रहा है, ये हिंदुओं की संपत्ति झटक के मुसलमानों को बांट रहा है। हिंदू बहु बेटियों को सोचना चाहिए, तुम्हारा मंगलसूत्र तक छीन लेगा। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर्नाटक में चल रही थी, मुसलमानों को संसाधन देने की बात कर्नाटक में चल रही थी। मनमोहन सिंह से उसको जोड़ा गया, जिन्होंने कहा था कि सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है देश के संसाधनों पर। तो अभी डीके शिव कुमार जिस मोड में हैं, लग तो यही रहा है कि उन्होंने मन बना लिया है कि राहुल गांधी के पक्ष में बोलेंगे, लेकिन ऐसी बात बोलेंगे कि राहुल गांधी को ऐसे स्थिति में पहुंचा दें कि ये खुद ही संविधान की किताब छोड़कर नया मुद्दा ढूंढते फिरे। और कर्नाटक में अभी बहुत अजीब स्थिति चल रही है। ये सिद्धारमैया इस पर चुप्पी साधे हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, उनको खुलकर बोलना चाहिए, लेकिन वो जानते हैं वोट मुसलमानों से लेना है, लेकिन उन मुद्दों को हाईलाइट करेंगे तो इसका मतलब है कि हिंदू हमसे छिटक जाएंगे। और इसी के लिए ये लोग चुपके से दूसरा रास्ता, पतली गली से कोई काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन डीके शिव कुमार ने ढोल नगाड़े के साथ ऐसी बात बोल दी कि खड़गे को परेशान होना पड़ा। और राज्यसभा में जो हुआ, खड़गे को उसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि किस बेशर्मी से आप कह रहे हो कि मुसलमानों के लिए तो हम लोग खुले आम तौर पर कहते हैं संविधान बदल देंगे। बदला है, आप लोगों ने बदला है। चाहे वक्फ बोर्ड को
एक कानूनी दर्जा देना हो, या फिर शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना हो, या फिर आप वर्शिप एक्ट जो लेकर आए हो वो हो। सारे संविधान में छेड़छाड़ आपने मुसलमानों के लिए किया और आगे भी करना चाहते हैं। लेकिन अभी सिचुएशन बदल चुका है, भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव है और ऐसे मामलों में जो एक शब्द निकलता है उसको 1 लाख शब्द बनाकर भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुस्तान में प्रचारित कर रही है, उसी का नतीजा सामने आता है कि हर ऐसे बयान के बाद 8-10% वोट कांग्रेस के नीचे खिसक जाते हैं। बिल्कुल, जिन 3 राज्यों में कांग्रेस बची है वहां पर भी स्थिति ठीक नहीं है। और खासतौर से केरल की बात की जाए, केरल में बीजेपी जिस तरह से रणनीति बना रही है और आगे बढ़ रही है, वो लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को भारी पड़ने वाला है। देखिए, आज जो खबर आई जी कि राजीव चंद्रशेखर को अध्यक्ष बना दिया गया, तो मुझे लगा कि ये तो कोई फिल्म की स्क्रिप्ट चल रही हो कि 2 दोस्त जो है आपस में खेलते थे, आगे चल के एक जो है नेशनल टीम में चला गया और इक्वली या उससे ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति वो घर में ही बैठ गया। वो धोनी फिल्म देखिए, धोनी में धोनी कहाँ से कहाँ पहुँच गया, अनटोल्ड स्टोरी। तो ये जो है मुझे लग रहा है ये शशि थरूर और राजीव चंद्रशेखर की कहानी है। दोनों तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़े, जो जीता वो अपनी पार्टी में साइडलाइन हो गया, उसको दरकिनार कर दिया गया। जैसे कोई दूध में मक्खी गिर जाने उठा के फेंक दिया जाता है, वहां केरल के अंदर में मीटिंग होती है, उसको कोई पूछता नहीं। ये यहाँ दरवाजा खटखटाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई जरा मुझे बताओ मेरा क्या रोल है, मैं इतना ज्ञानी, मैं इतना भाषण अच्छा देता हूँ, मैं मोहक व्यक्ति हूँ, बड़ा है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है ना, और फिर भी मुझे मौका नहीं देते और बदसूरत लोगों को जो है आप मौका दे देते हो कि टूटी फूटी हिंदी अंग्रेजी में जो है भाषण दे। तो मेरा रोल क्या है जहां पनाह, जरा मुझे बताए। फिर उसके बाद बवाल मच जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 राज्य अभी अनछुआ है, एक तमिलनाडु और एक केरल। तमिलनाडु में तो इनको एक लीडर मिल गया और वो लीडर जो है वो आगे चल करके तमिलनाडु के अंदर वो बीजेपी का परचम लहराएगा, सरकार बनाएगा, इसकी कई सारे लोग भविष्यवाणी कर चुके हैं। और जिस हिसाब से द क्वालिटी ऑफ लीडर्स ये पारिवारिक पार्टियों की तरफ से उपज रहा है, ये सब तो स्टैंड ही नहीं करेगा। ये अगर कंपेयर करें कि कोई ये ना कहे कि भाई प्रशांत किशोर भी तो है, इधर तो बहुत खराब उपज है पारिवारिक पार्टियों का। नीतीश कुमार का बेटा वो पता नहीं क्या मुंह बोल पाता है, नहीं बोल पाता है। वो लालू यादव का दोनों बेटा वो वैसे ही 9वीं पास फेल, पता नहीं फेल पास क्या है, वो सब कहाँ टिकेगा उसके सामने। लेकिन एक फर्क ये है कि तमिलनाडु में बीजेपी का पूरा संसाधन, आरएसएस का पूरा नेटवर्क उसको बैक करने वाला है। अब ऐसा ही नेतृत्व केरल के अंदर, क्योंकि ये लीडर्स केरल के अंदर बस एक ही चीज की कमी थी, एक चेहरे, एक लीडर की, राजीव चंद्रशेखर। और उस रूप में राजीव चंद्रशेखर जी को जो आगे लाया गया है, वो पढ़े लिखे भी हैं, सोफिस्टिकेटेड हैं, सारी चीजों को जानते हैं। और केरल में बेनिफिट ये है, बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि केरल के अंदर में आरएसएस का नेटवर्क सबसे ज्यादा घनत्व की दृष्टि से मजबूत है। मतलब पर पॉपुलेशन हर इलाके में आरएसएस का संगठन केरल में सबसे ज्यादा मजबूत है। और इसीलिए कि आप देखिए, ये तो कांग्रेस वाले मुस्लिम लीग के साथ हाथ मिला लेते हैं, पीएफआई के साथ हाथ मिला लेते हैं, लेकिन वामपंथी वो जो चुनाव जीतते हैं उसमें आरएसएस के लोग भी वामपंथियों को वोट दिलवा देते हैं। इसलिए केरल का वामपंथी वो आरएसएस को गाली देता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो एक अच्छा चेहरा मिला है। और मुझे लग रहा है कि कुछ दिन की बात है, जो कहानी मैंने सुनाई कि ये जो कुंभ मेले में दोनों भाई जो बिछड़ गए हैं, शशि थरूर अगर भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो आप ये समझिए कि मामला वहां का बहुत ही विचित्र हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े प्लान के साथ
केरल में इस बदलाव को लेकर के गई है। मतलब विचित्र खबरें या विचित्र घटना जो है केरल में हो सकती है, लेकिन अभी 1 साल का वक्त है। इस 1 साल में अगर चुनाव में कितना मजबूत कर पाएंगे राजीव चंद्रशेखर बीजेपी को केरल में, जो गढ़ माने? देखिए, मजबूत तो पहले से ही कर रहे हैं। जब से तिरुवनंतपुरम में चुनाव लड़े, उसके बाद वो चुनाव हार गए। अगर हारने के बाद भी वो चाहते तो केंद्र में मंत्री बनते, और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अभी तक वो राज्यसभा से जाते थे, पहले इंडिपेंडेंट राज्यसभा मेंबर रहे, यानी कि दूसरी पार्टी के नेता उनको सपोर्ट करते थे, फिर सीधे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा आए, फिर उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया। लेकिन उनको जिम्मेदारी दी गई, जाकर आप चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने के बाद वो केरल के ही हो गए। यानी केरल के तो वो मूल निवासी केरल के ही हैं, लेकिन केरल की राजनीति करने लगे। पहले केंद्र की राजनीति करते रहे, और उसके बाद उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी पहले से ही कि आप तैयारी कीजिए कि केरल में पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन का नेतृत्व आप कैसे करेंगे। पिछले दिनों कुंभ के दौरान एक खबर आई थी कि जो राजीव चंद्रशेखर हैं, उनका वहां के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परसेप्शन बनाने के लिए उनको वहां भेजा गया है। क्यों? क्योंकि अभी उनका एक नेटवर्क, रिसोर्सेस कई मायनों में, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर हो या फिर मीडिया के तौर पर हो, क्योंकि उनका एक मलयालम टीवी चैनल भी है जिसका स्वामित्व उनके पास है, एशिया नेट न्यूज। और वो एशिया नेट न्यूज में जो काम करने वाले लोग हैं उसमें बड़ा परिवर्तन किया गया 1.5-2 महीना पहले। ये कुंभ के समय की बात है। कुंभ में जब एशिया नेट न्यूज ने मलयालम में कुछ खबरें चलाई तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के खिलाफ खबरें चला दी। वहां जो भगदड़ मची थी उसमें निगेटिव खबरें चलाई, और फिर जो दिल्ली में भगदड़ हुई थी रेलवे स्टेशन पर, उसके लिए भी निगेटिव खबरें चलाई। और फिर राजीव चंद्रशेखर ने एक मीटिंग की, और कई ऊपर के जो काम करने वाले लोग हैं, लीडर्स हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया कि अभी हमें कौन सी खबर कैसे दिखानी है ये आपके दिमाग में होना चाहिए। कई वामपंथी लोग अभी भी हमारे चैनल पर कब्जा करके बैठे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी ने पहले उनको जिम्मेदारी दी, उसके बाद उन्होंने अपने रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे बेहतर तौर पर सबसे ज़्यादा संख्या है आरएसएस के प्रचारकों, संगठन के लोगों की संख्या जो है वो केरल में सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा ध्यान भी दिया जाता है। लेकिन अभी जो पॉलिटिकल परसेप्शन वहां पर बनता है वो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बन पा रहा था, वो कांग्रेस और वामपंथियों के बीच में विभाजित होकर रखा है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस मोड में आई कि पहले मुसलमानों के खिलाफ क्रिश्चियन और हिंदुओं को एक साथ लाने की कोशिश करो, क्योंकि वहां पर मुसलमान सबसे ज्यादा एग्रेसिव है, वहां वायलेंट भी है। ताकि अगर देखा जाए तो सिम्मी भी वहीं ट्रेनिंग सेंटर खोला, पीएफआई वहीं से पनपा है, और जितने भी ज़्यादातर छोटे मोटे जो इस्लामिक संगठन हैं, यहाँ तक कि अगर आईएस में भर्ती होने वाले मुसलमानों की संख्या देखिए हिंदुस्तान से, तो सबसे ज़्यादा केरल से ही जाता है। और उसमें भी कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, नर्सेस, ये सारे पढ़े लिखे लोग भी जाते हैं। तो इस पूरी अवधारणा को तोड़ना है, और राजीव चंद्रशेखर उसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इनके पास अपना संसाधन है, अपना नेटवर्क है, कुछ एनजीओ हैं, अपना टीवी चैनल है, और साथ में भारतीय जनता पार्टी और संघ का एक बैकअप है, बेहतर बैकअप है। और इन सारे संसाधनों का उपयोग करने के लिए वो खुद से तैयार बैठे हुए थे। तो ये जो अवधारणा चल रही है राजीव चंद्रशेखर का, जो अपना आइडिया है, जिसे वो केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के है, उसे एक एक चीज ये पूरा ब्लूप्रिंट दिया था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी का केरल यूनिट का प्रभारी अध्यक्ष हमें बना देते हैं तो हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप अगले 6 महीने में भाजपा के संगठन को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। और इसलिए उनको अध्यक्ष बनाया गया, कोई कॉन्टेस्ट नहीं। यह बिल्कुल निर्विरोध तरीके से चुन दिया गया कि नहीं, राजीव चंद्रशेखर ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। और दूसरी तरफ वामपंथियों के खिलाफ जो चल ही रहा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर की हत्या, और उसमें 8 लोगों को उम्र कैद दी गई, एक को 3 साल की सजा दी गई, और उसमें एक कौन, विजयन के प्रेस सेक्रेटरी का भाई। तो ये इस खबर ने पूरे केरल में एक फिर से एक विवाद पैदा कर दिया है कि वामपंथी हत्यारों के खिलाफ अभी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करो, ताकि ये वामपंथी किला, जो लाल किला है, जिस तरीके से
त्रिपुरा में ध्वस्त हुआ है, केरल में भी ध्वस्त करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच ही सरकार बदलती रह जाए। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डीके के बयान पर संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा है। लोकसभा राज्यसभा में इसकी गूंज कांग्रेस पर भारी पड़ रही है। अब बीजेपी सड़कों पर उतर आई है। बीजेपी ने बेंगलुरु में डीके शिव कुमार के बयान के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। उधर कांग्रेस ने बीजेपी पर गुमराह करने का आरोप लगाया और संसद में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का नोटिस दिया, जिससे साफ है कि कर्नाटक से शुरुआत हुई है इस बवाल की और ये कांग्रेस को ले डूबेगा। वहीं केरल में अगले साल चुनाव है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस और लेफ्ट बुरी तरह से घिर चुके हैं। तो इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।